ये है क्लास 10 दरक्षा उर्दू का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आर्यभट्ट और त्रेगना। यानी इस चैप्टर में हमको आर्यभट्ट के बारे में पढ़ना है और आर्यभट्ट ने एक तहकीकी इदारा खोला था त्रेगना में। तो त्रेगना के बारे में भी पढ़ना है कि त्रेगना कहाँ पे है। और इस चैप्टर में ये भी जानना है कि जो सूरज ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है तो ये कैसे लगता है। तो हम जानते हैं कि जो आर्यभट्ट है ये भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे और आर्यभट्ट ने ही जीरो का आविष्कार किया और दशमलव के बारे में लोगों को बताया। आर्यभट्ट ने ही कहा सबसे पहले कि जो पृथ्वी है वो चपटी नहीं होती, वो गोल होती है। पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी होती है, लेकिन आर्यभट्ट ने कहा नहीं, पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल होती है। और हम लोग जो पढ़ते हैं मैथ में कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो ये साइन थीटा के बारे में भी बताया था किसने? आर्यभट्ट ने। तो हमारे बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए आर्यभट्ट भारत के। तो आइए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? तो आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के मगरिब खगोल में 476 ईस्वी में हुई थी। इनकी वफ़ात कब हुई, यानी इनकी मौत कब हुई? तो 544 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई और उस समय इसका उम्र 88 साल था। यानी 88 साल की उम्र में आर्यभट्ट का इंतकाल हो गया। आर्यभट्ट ने पटना शहर से 30 किलोमीटर जनूब में मसूरी के नज़दीक तरेगना में अपने तहकीकी कामों के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। यानी आर्यभट्ट जो है वो पटना से 30 किलोमीटर दूर तरेगना नाम की जगह में अपनी तहकीकी कामों के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। आर्यभट्ट की किताबें, आर्यभट्ट ने 2 किताबें लिखी, बहुत ही इम्पोर्टेंट किताबों का नाम है जो याद रखना है। पहला किताब है आर्य सिद्धांत और दूसरा है तंत्र। तो ये दोनों किताबें आर्यभट्ट की है। अगला पॉइंट है पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया। यानी पटना गया रेलवे लाइन में जो मसूरी स्टेशन है उसका नाम तरेगना रखा गया है। तरेगना के पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी है। यानी तरेगना जो है वो उसके पश्चिम में सोन नदी बहती है और उसके पूरब में पुनपुन नदी बहती है। अगला पॉइंट है आर्यभट्ट ने 60 फीट 60 फीट की बुलंदी का एक टीला बनाया जिस पर बैठकर वह रात भर तारों और सैयारों के बारे में तहकीक करते रहते थे। यानी तरेगना में आर्यभट्ट ने 60 फीट ऊंचा एक किला बनाया था और वहाँ पे वो बैठ कर के तारों और सैयारों को देखते थे, उसके बारे में जानकारी हासिल करते थे। क्योंकि तरेगना जो है वो ऐसा जगह था जहाँ से सालों भर आसमान साफ रहता था, आसमान चमकीला दिखाई देता था, इसलिए आर्यभट्ट ने तरेगना में ही अपना तजुर्बागाह खोला था। आइए अब इस चैप्टर में आगे ग्रहण के बारे में बताया गया है कि ग्रहण क्या होता है। तो ये जो ग्रहण है वो 2 तरह का होता है, एक तो चांद ग्रहण, दूसरा सूरज ग्रहण। और ये जो सूरज ग्रहण है ये भी 2 तरह का होता है, एक जज़वी सूरज ग्रहण, दूसरा मुकम्मल सूरज ग्रहण। तो देखो ग्रहण क्या है? ग्रहण का मतलब जिस चीज़ पर ग्रहण लग जाएगा वो चीज़ दिखाई नहीं देगा, वो ढक जाएगा, तो उसे कहेंगे ग्रहण। जैसे सूरज ग्रहण तो इसका मतलब सूरज ढक जाएगा किसी वजह से, वो दिखाई नहीं देगा तो कहेंगे कि सूरज ग्रहण लग गया। और चाँद ग्रहण तो अगर चाँद दिखाई ना दे, वो किसी वजह से ढक जाए तो कहेंगे चाँद ग्रहण लग गया। तो देखो सूरज ग्रहण कैसे लगता है? तो जैसे ये हमारा सूरज है और हम जानते हैं कि सूरज के चारों ओर जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो इस तरह से गोल-गोल घूमता रहता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। और जो पृथ्वी है उसके चारों ओर फिर चाँद घूमता है। इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर चाँद घूमता है। तो जब चाँद पृथ्वी के चारों ओर घूमते-घूमते पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाती है, तो क्या होता है कि जो सूरज का रोशनी पृथ्वी तक आता है, उस रोशनी को चाँद
रोक लेता है, पृथ्वी तक आने वाले सूरज की रोशनी को चाँद रोक लेता है, और जिसकी वजह से जो चाँद है इसका छाया पड़ जाता है कहाँ पे? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर इस चाँद का छाया पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो सूरज है ये सूरज दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम कहते हैं कि सूरज ग्रहण लग गया। ठीक है? यानी चाँद का पृथ्वी पर छाया पड़ना क्या कहलाता है? सूरज ग्रहण। क्योंकि चाँद का पृथ्वी पर छाया पड़ने से सूरज दिखाई नहीं देगा, तो सूरज ग्रहण लग गया। उसी प्रकार अब देखो चाँद ग्रहण कैसे लगता है। तो ये है सूरज, और सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमेगा इस तरह से, और ये जो पृथ्वी है इसके चारों ओर फिर कौन घूमेगा? चाँद घूमेगा। तो अब देखो चाँद घूमते घूमते पृथ्वी से दूर चला गया, और यहाँ है सूरज, और चाँद और सूरज के बीच में अगर पृथ्वी आ गया तो क्या होगा कि सूरज की रोशनी ऐसे जाएगा, तो पृथ्वी क्या करेगा? उस सूरज की रोशनी को रोक लेगा। तो रोक लेगा तो क्या होगा कि चाँद तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी, और चाँद के पास तो अपना रोशनी होता नहीं है, वो सूरज की रोशनी से चमकता है। तो जब पृथ्वी का छाया पड़ने लगेगा चाँद पर और सूरज की रोशनी चाँद तक नहीं जाएगा, तो चाँद दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब कौन सा ग्रहण लग गया? चाँद ग्रहण। तो जब पृथ्वी का छाया चाँद पर पड़ता है और चाँद नहीं दिखाई देता है, तो इसको कहते हैं चाँद ग्रहण। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग 2009 का सूरज ग्रहण। तो 2009 में जो एक सूरज ग्रहण हुआ था 22 जुलाई 2009 को, जो कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण था। तो ये सूरज ग्रहण कैसे लगा, क्या हुआ, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को होने वाला था। अमेरिका के साइंसी इदारा नासा नासा जो कि अमेरिका का स्पेस सेंटर है, वहाँ के एक साइंसदान जे एंडरसन, तो वहाँ के एक साइंसदान था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे एंडरसन। उसने 20 सालों तक तहकीक की और 2008 में 200 सफ़ात का रिपोर्ट पेश की, और 2009 में होने वाली सूरज ग्रहण को देखने का मुनासिब तरीन जगह तरेगना बताया। यानी जो साइंसी इदारा नासा है उसका जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे एंडरसन, तो जे एंडरसन ने जो ये सूरज ग्रहण होने वाला था 2009 में, तो इसके लिए उन्होंने 20 सालों तक तहकीक किया, रिसर्च किया, और 2008 में उसने 200 सफ़ात का यानी 200 पेजों का एक रिपोर्ट तैयार किया, और इस रिपोर्ट में उसने कहा कि 2009 में जो होने वाला सूरज ग्रहण है उसको देखने का सबसे मुनासिब जगह कौन है? तेलंगाना। अब तेलंगाना ये वही जगह जहाँ पे आर्यभट्ट ने अपना जो है तहकीकी इदारा खोला था। ठीक है? मुल्क और गैर मुल्क के साइंसदान जुलाई 2009 को बिहार की राजधानी पटना पहुंचने लगे। तो जब ये पता चला कि सूरज ग्रहण 2009 का जो सूरज ग्रहण है उसको देखने का सबसे मुनासिब जगह तेलंगाना है, तो सभी लोग पटना पहुंचने लगे, क्योंकि पटना से 30 किलोमीटर दूर तेलंगाना था। अमेरिका के नासा और इसरो जैसे साइंसी तहकीकी इदारा, साइंसदान और पोलैंड के साइंसदान भी पहुंचे। तो तेलंगाना में अमेरिका के नासा के साइंटिस्ट, हमारे भारत के जो इसरो के साइंटिस्ट है ना, इन सभी के साइंटिस्ट, पोलैंड के साइंटिस्ट वहाँ पहुंचने लगे जो है सूरज ग्रहण को देखने के लिए। आगे है, यहाँ तक के नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान भी पहुंचे। यानी नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के जितने भी साइंसदान थे वो लोग भी वहाँ पहुंचे। हजारों की तादाद में आम लोग भी खास किस्म का चश्मा लगाकर इंतजार कर रहे थे। यानी वहाँ पे बहुत सारे आम लोग भी पहुंच गए थे, आम इंसान, इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए, और वो लोग एक खास किस्म का चश्मा पहने थे। वो चश्मा इसलिए पहने थे क्योंकि सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देखना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देखने से आँख की रोशनी भी जा सकती है। तो सभी लोग एक खास किस्म का चश्मा पहन के इंतजार कर रहे थे। सुबह 5:29 58 सेकंड का लम्हा आ ही गया। मतलब 22 जुलाई 2009 को सुबह 5 बजे 29 मिनट और 58 सेकंड में सूरज ग्रहण होने वाला था।
अब वो समय आ गया। लेकिन हुआ ये कि उसी वक्त मौसम बहुत खराब हो गया। इतना मौसम खराब हो गया कि चारों तरफ बादल छा गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया और इतना अंधेरा हो गया कि जितने भी जानवर थे, जानदार थे, चिड़िए थे, सब अपना अपना घोंसले में, अपने अपने बिलों में जाने लगे। ठीक है। और इतना मौसम खराब हो गया कि फिर ये जो सूरज ग्रहण होने वाला था, इसको कोई नहीं देख पाया मौसम खराब होने की वजह से। अब वापस देखने के लिए 123 साल का इंतजार करना पड़ेगा। यानी फिर से अगर इसी इसी तरह का सूरज ग्रहण को देखना है, इस बार तो आदमी सब देख नहीं पाया, फिर से अगर दोबारा इसी तरह का सूरज ग्रहण को देखना है तो 123 साल बाद इस तरह का सूरज ग्रहण फिर से होगा। यानी 123 साल बाद इसको हम फिर दोबारा देख सकते हैं। तो हम लोग तो नहीं देख पाएंगे, हमारे पोता पोती हो सकता है कि देख ले। चलिए अब इसके कुछ सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। मतलब सूरज ग्रहण क्या होता है और चांद ग्रहण क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो सबसे पहले सूरज ग्रहण, जब चांद का साया जमीन पर पड़ता है तो उसे सूरज ग्रहण कहते हैं। तो हमने बताया कि जब चांद का साया जमीन पर पड़ेगा तो सूरज ढक जाएगा, सूरज नहीं दिखेगा, इसे वो कहेंगे सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण दो तरह के होते हैं, कौन कौन? एक जज़वी सूरज ग्रहण, दूसरा मुकम्मल सूरज ग्रहण। जज़वी सूरज ग्रहण मतलब जब सूरज का कुछ हिस्सा दिखाई दे तो उसे कहेंगे जज़वी सूरज ग्रहण। और मुकम्मल सूरज ग्रहण मतलब सूरज का थोड़ा सा भी हिस्सा ना दिखाई दे, वो पूरा सूरज जो है ढक जाए तो उसे कहेंगे मुकम्मल सूरज ग्रहण। अगला है चांद ग्रहण। तो जब जमीन का साया चांद पर पड़ता है तो ये तो है, तो उसे चांद ग्रहण कहते हैं। तो क्या होता है कि जब सूरज के सामने पृथ्वी आ जाता है और पृथ्वी का साया किस पर पड़ता है? चांद पर पड़ता है, तो चांद ढक जाता है, चांद दिखाई नहीं देता है और इसी को कहते हैं हम लोग चांद ग्रहण। अगला सवाल है, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख पैदाइश पर रोशनी डालिए। तो देखो, आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में कोई यकीनन नहीं कह सकता है कि ये जो है बिहार के कहाँ किस जगह में पैदा हुए थे। यह कयास लगाया जाता है कि आर्यभट्ट जो है वो खगोल में पैदा हुए थे। तो आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में यकीनी तौर पर कहना मुश्किल है। कयास यही है कि खगोल ही आर्यभट्ट का जाए पैदाइश है। इसकी तारीख पैदाइश 476 ईस्वी में है, यानी ये 476 ईस्वी में पैदा हुए। अगला सवाल है, तेलंगाना के महल वक़ू पर 5 जुमले लिखिए। मतलब तेलंगाना पर 5 जुमले लिखने वाला है। तो देखो, पहला पॉइंट है, तेलंगाना पटना से 30 किलोमीटर दूर है। दूसरा पॉइंट, पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम तेलंगाना है। अगला पॉइंट है, तेलंगाना के पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी है। अगला पॉइंट है, यहाँ सालों भर आसमान साफ रहता है। अगला है, यहाँ से तारों और सैयारों के मुकम्मल निज़ाम को देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सालों भर आसमान साफ रहता है। अगला सवाल है, क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंख से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? तो हम लोग सूरज ग्रहण को नंगी आंख से नहीं देख सकते क्योंकि इससे आंख की रोशनी जा सकती है। सूरज ग्रहण को नंगी आंख से नहीं देख सकते, ऐसा करने से आंख की रोशनी जा सकती है। और आखिरी सवाल है, 2009 ईस्वी में सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। यानी 2009 ईस्वी का जो सूरज ग्रहण हुआ था उसकी क्या अहमियत है? तो देखिए, यह सूरज ग्रहण 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण था। ऐसा सूरज ग्रहण फिर 123 साल बाद होगा। इसे देखने का सबसे मुनासिब जगह तेलंगाना था। इसे देखने के लिए अपने मुल्क और गैर मुल्क के साइंसदां आए थे। यानी इसे देखने के लिए भारत के साइंसदां तो आए ही थे, उसके साथ साथ गैर मुल्क यानी दूसरे मुल्क के भी साइंसदां आए थे। तो ये था चैप्टर आर्यभट्ट और तेलंगाना। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।